कैफे ल्यूमिनोसो में सुबह की भागदौड़ पूरे जोरों पर थी। एंड्रिया सिमंस मेजों के बीच दक्षता के साथ घूम रही थी। उसके काले बाल एक सलीके से बंधी पोनीटेल में बंधे थे, जो हर कदम पर झूलते थे। पिछले 5 वर्षों से वह इस उच्च स्तरीय सैन डिएगो कैफे से में काम कर रही थी, जहां अमीर लोग अपनी सुबह की लाटें और बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते थे। यह नौकरी भले ही बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन बिल भरने के लिए काफी थी और समय में लचीलापन देती थी, जो कि एक 12 साल के बेटे की सिंगल मां के लिए बेहद जरूरी था। टेबल 7 का ऑर्डर तैयार है, काउंटर के पीछे से मार्को ने आवाज दी। एंड्रिया ने ड्रिंक्स की ट्रे उठाई और टेबलों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी। टेबल 7 खिड़की के पास कोने में थी। कैफे की दुनिया में यह सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है, जहां से बाहर की व्यस्त सड़क का नजारा दिखता है और मुलायम रोशनी अंदर आती है। जैसे ही वह पहुंची, उसने ऑर्डर की पर्ची पर एक नजर डाली और नाम देखकर जैसे उसकी सांस थम गई। माइकल हैरिसन। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे जब उसने पहला कप रखा। एक अमेरिकानो शब्द उसके गले में ही अटक गए जब उसने ऊपर देखा। वो वहीं बैठा था, 12 साल बड़ा, लेकिन पहचानने में कोई गलती नहीं थी। वही नुकीली जॉलाइन, अब और भी स्पष्ट। वही तीव्री नीली आंखें, अब थोड़ी झुर्रियों से घिरी। उसके गहरे बाल अब थोड़े छोटे और सलीके से कटे थे, लेकिन वही विद्रोही लहर लिए हुए जिसे एंड्रिया कभी अपनी उंगलियों से सहलाया करती थी। माइकल हैरिसन, वही लड़का जिसने 18 की उम्र में उसे पूरी दुनिया देने का वादा किया था और फिर तब गायब हो गया जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। सब कुछ ठीक है? माइकल ने बिना ऊपर देखे पूछा। उसकी नजर अब भी फोन पर थी। एंड्रिया ने पलकें झपकाईं और खुद को वर्तमान में खींच लाया। जी सर, माफ कीजिए। उसने बाकी ड्रिंक्स भी रख दी, अपने धड़कते दिल की तेजी को महसूस करते हुए। वो उसे पहचान नहीं पाया। और क्यों पहचानता? जिस एंड्रिया को वो जानता था, वो थकी आंखों और कठोर हाथों वाली वेट्रेस नहीं थी। और कुछ चाहिए होगा? उसने जैसे तैसे पूछा। अभी के लिए इतना ही, उसने कहा और फिर से अपने फोन पर लौट गया। एंड्रिया काउंटर की ओर लौट आई, अपने पुराने दफन किए हुए जख्मों और यादों के तूफान से जूझते हुए। 12 साल पहले मैं तुमसे प्यार करता हूं एंड्रिया, तुम्हें पता है ना? माइकल ने फुसफुसाया था, जब वे समुद्र तट पर लेटे तारों को देख रहे थे। 18 की उम्र में वो सिर्फ जज्बात था और वादे। मुझे पता है, उसने मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा था। लेकिन कॉलेज का क्या? तुम्हारे परिवार का क्या? माइकल अपने कोहनी पर उठ बैठा। मेरी मां जो चाहे सोचती रहे। मुझे हैरिसन नाम या फैमिली बिजनेस से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। एंड्रिया मुस्कुराई थी, विश्वास करना चाहती थी। नौजवान प्यार इतना सच्चा लगता है, इतना स्थायी। किसे पता था कि वो कितना नाजुक होता है। एंड्रिया, मार्को ने उंगलियां चटकाई। टेबल 4 को रिफिल चाहिए। उसने सिर हिलाया, फिर से अपने काम में लग गई। बस एक और दिन, बस एक और ग्राहक। लेकिन जब वह कैफेज में घूमती, उसकी नजर बार बार माइकल की ओर चली जाती। वो दो महंगे सूट पहने आदमियों के साथ बैठा आत्मविश्वास से बातें कर रहा था। पास की एक मेज पर रखा अखबार उसकी नजर में आया। बिजनेस सेक्शन में माइकल की तस्वीर। कुछ लिखा था कि हैरिसन इंटरप्राइजेज अपना टेक्नोलॉजी डिवीजन बढ़ा रहा है। वो लड़का जो कभी अपने परिवार की छाया से भागना चाहता था, वही अब अपने परिवार के नाम की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। उसी शाम एंड्रिया के छोटे से अपार्टमेंट में खास सन्नाटा था। जब वो डिनर तैयार कर रही थी, दरवाजे की चाबी की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। मॉम, मैं आ गया। लियाम ने आवाज लगाई और अपना बैग दरवाजे के पास पटक दिया। एंड्रिया मुस्कुराई। उसका बेटा, उसका अभिमान, उसकी दुनिया। घुंघराले गहरे बाल और चमकती नीली आंखें। अपने पिता की हूबहू छवि। एक ऐसी सच्चाई जो कभी वरदान तो कभी सजा सी लगती थी। स्कूल कैसा रहा? उसने उसके बालों को हल्के से बिगाड़ते हुए पूछा। ठीक, लियाम बड़बड़ाया और सीधा फ्रिज की ओर बढ़ गया। मिस्टर गार्सिया ने कहा कि मुझे साइंस फेयर में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें लगता है मेरा प्रोजेक्ट जीत सकता है। यह तो शानदार है बेटा।
एंड्रिया ने पास्ता सॉस हिलाते हुए कहा। प्रोजेक्ट है, किस बारे में फिर से? रिन्यूएबल एनर्जी। मैं एक छोटा सा विंड टरबाइन डिजाइन कर रहा हूं। उसने एक सेब उठाया और काट लिया। बाकी बच्चे तो बस वोल्केनो या ऐसे ही कुछ बना रहे हैं। एंड्रिया गर्व से मुस्कुराई। लियाम हमेशा से बहुत तेज रहा है। माइकल से विरासत में मिली एक और खूबी। मॉम, लियाम ने अचानक कहा। उसकी आवाज में वो खास सावधानी थी जिसे एंड्रिया अच्छी तरह पहचानती थी। टॉमी ने आज अपने डैड के साथ बेसबॉल खेला। वो उसे सिखा रहे थे फेंकना। एंड्रिया का हाथ अब भी लकड़ी के चम्मच पर था। हम वह कुछ सोचने लगी। मैं बस सोच रहा था। लियाम रुका, उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश करता हुआ। क्या आप कभी मुझे मेरे डैड के बारे में और बताएंगी? एंड्रिया का सीना कस गया। यह सवाल अब अक्सर उठने लगा था। ऐसा क्या जानना चाहते हो जो मैंने पहले नहीं बताया? लियाम ने कंधे उचकाए, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन उसकी आंखों में छिपी गंभीरता सब बयां कर रही थी। उन्होंने हमें छोड़ क्यों दिया? क्या वो मुझे नहीं चाहते थे? एंड्रिया ने चम्मच नीचे रखा और अपने बेटे की ओर मुड़ी। वो कैसे समझाए उस जटिलता को? कैसे बताए कि उसने चिट्ठियां लिखी थीं जिनका कोई जवाब नहीं आया? फोन कॉल्स की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और जब वो 8 महीने की गर्भवती होकर माइकल के हैरिसन स्टेट पर पहुंची थी, तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे गेट से ही लौटा दिया था। तुम्हारे पापा और मैं बहुत छोटे थे, उसने सावधानी से कहा। कभी कभी लोग बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आप भी तो उतनी ही उम्र की थीं। फिर भी आपने मेरी देखभाल की। लियाम ने 12 साल के बच्चे की निडर और साफ तर्क से जवाब दिया। एंड्रिया ने लंबी सांस ली। यह मामला बहुत जटिल है लियाम। मैंने हमेशा कहा है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो। मैं अब बड़ा हो गया हूं, उसने विरोध किया। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूं। एंड्रिया ने अपने बेटे को देखा। कुछ मामलों में वह वाकई बहुत परिपक्व हो गया था, पर अब भी अंदर से बच्चा ही था। वो उसे उस दर्द से बचाना चाहती थी जिसे उसने खुद झेला था, पर अब वो जानती थी कि उसके सवाल और गहरे होने वाले हैं। तुम्हारे पापा एक बहुत अमीर परिवार से थे, उसने धीरे से कहना शुरू किया। जहां कुछ तय मानदंड होते हैं, कुछ अपेक्षाएं। हमारा रिश्ता उनके हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि आप अमीर नहीं थी। लियाम की साफगोई ने एंड्रिया को चौंका दिया। कहीं ना कहीं हाँ, उसने स्वीकार किया। लेकिन जो मायने रखता है वो ये है कि मैंने तुम्हें पाया और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज हो। लियाम ने इस बात पर सोचा। उसके चेहरे पर अब भी हल्का सा दुख झलक रहा था। क्या आपको लगता है कि वो कभी मेरे बारे में सोचते हैं? यह सवाल एंड्रिया के दिल को चीर गया। पता नहीं बेटा। सच तो यह था कि आज तक एंड्रिया ने खुद को यही समझाया था कि माइकल हैरिसन ने उन्हें दोनों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दिया है, जैसे कोई अध्याय बंद कर दिया हो। एक अमीर आदमी की जिंदगी में बस एक बीता किस्सा। पर अब वो उतनी निश्चित नहीं थी। अगली सुबह एंड्रिया ड्यूटी पर जल्दी पहुंच गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, बेचैनी से भरा हुआ। क्या माइकल फिर से कैफे में आएगा? उसके एक हिस्से को उम्मीद थी कि नहीं आएगा, पर उसका एक और हिस्सा, जिससे वो खुद नफरत करती थी, चाहता था कि वो आए। तू ठीक है? उसकी सहकर्मी डेनिस ने पूछा, जब वे एप्रन बांध रही थी। तू तो ऐसे लग रही है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। एंड्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बस थक गई हूं। कल रात लियाम ने अपने पापा के बारे में सवाल पूछे। डेनिस ने सहानुभूति में सिर हिलाया। वो उन गिने चुने लोगों में से थी जो एंड्रिया की पूरी कहानी जानती थी। अब वो ज्यादा पूछता है ना? हाँ, एंड्रिया ने थके स्वर में कहा। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। तभी दरवाजे पर लगी घंटी बजी और एंड्रिया की सांस अटक गई। माइकल अंदर आया, इस बार अकेला। गहरे ग्रे रंग के टेलर्ड सूट में ठीक उसी कोने की टेबल की तरफ बढ़ा, बिना स्टाफ की तरफ देखे। क्या वो वही है? डेनिस ने फुसफुसाते हुए पूछा। आंखें हैरानी से फैल गईं। एंड्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं संभालती हूं। वो उसके टेबल की ओर बढ़ी, हाथ में नोटपैड, चेहरे पर पेशेवर मुस्कान। गुड मॉर्निंग सर। आज आपके लिए क्या ला सकती हूं?
माइकल ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, एक पहचान जैसी जो उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। सिर्फ एक ब्लैक कॉफी, उसने कहा। फिर थोड़ी देर रुका। क्या हम पहले मिल चुके हैं? तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। एंड्रिया का दिल पसलियों से टकराने लगा। 12 सालों के सवाल, गुस्सा, जवाब जो वो बार बार मन में दोहराती आई थी, अब होठों तक आ पहुंचे थे। पर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसे लियाम याद आया, जो घर पर उसका इंतजार कर रहा था, जो अब भी इस सच्चाई से अनजान था कि उसका पिता उसके सामने बैठा है। वो सोचने लगी उस जिंदगी के बारे में जिसे उसने इतनी मेहनत से बड़ी सावधानी से बनाया था। उसमें अब कोई उथल पुथल नहीं चाहिए थी। मैं पिछले 5 सालों से यहां काम कर रही हूं, उसने सहजता से कहा। आपने शायद मुझे यहां पहले देखा हो। माइकल ने सिर हिलाया, जवाब से संतुष्ट लगता था, पर उसकी नजर कुछ ज्यादा देर तक टिकी रही। 5 साल, हाँ। मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज इतने लंबे वक्त नहीं टिकते। हम सबके पास वो लग्जरी नहीं होती कि जब मन किया तब आगे बढ़ जाए। एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वो मुड़ी और वापस काउंटर की ओर चल दी, पीछे छोड़ते हुए माइकल हैरिसन को, जो अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था, एक अजीब से एहसास के साथ, जैसे उसने कुछ बहुत जरूरी खो दिया हो, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या। लियाम सिमंस अपने कमरे के फर्श पर पालथी मारे बैठा था। उसके सामने एक पुराना गत्ता बॉक्स खुला पड़ा था। उसकी मम्मी आज कैफे में डबल शिफ्ट कर रही थी, जो लियाम के लिए अपने पिता के बारे में सुराग ढूंढने का सही मौका था। यह बॉक्स उसकी मां की अलमारी के पिछले कोने में रखा था। सीधा छुपाया तो नहीं गया था, लेकिन कभी सामने भी नहीं रखा गया। यादों का एक डब्बा, जिसे उसकी मां शायद ही कभी खोलती थी। कुछ तो होगा, उसने बुदबुदाया, पुराने कॉन्सर्ट टिकट्स, जन्मदिन के कार्ड और फीकी पड़ी तस्वीरों को ध्यान से देखते हुए। बॉक्स के बिल्कुल नीचे एक हाई स्कूल की ईयरबुक और एक छोटी सी मखमली ज्वेलरी पाउच के बीच दबा हुआ उसे मिला एक तस्वीर, कोनों से मुड़ी हुई, दो टीनेजर्स समंदर किनारे, एक दूसरे के गले में बाहें डाले, कैमरे की तरफ हंसते हुए। उसकी मां इतनी युवा, इतनी बिंदास दिख रही थी, और उसके बगल में खड़ा लड़का। लियाम का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये तो मानो आईने में खुद को देख रहा हो। वैसे ही गहरे लहराते बाल, वैसा ही जबड़ा, यहां तक कि वही हल्की टेढ़ी मुस्कान। उसने फोटो पलटी। पीछे फीकी नीली स्याही में लिखा था, माइकल और एंड्रिया, लोला, समर 2013 ने नाम को धीमे से दोहराया, जैसे उसे जुबान पर छक रहा हो। आखिरकार उसे एक नाम मिल गया था। दूसरी ओर माइकल हैरिसन अपने डेस्क पर बिखरे क्वार्टरली रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसका मन बार बार कैफे और उस वेट्रेस की तरफ भटक रहा था, जिसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी थीं। बात सिर्फ उसकी खूबसूरती की नहीं थी। हालांकि वो आकर्षक तो थी, लेकिन एक साधारण और सच्चे अंदाज में। बात कुछ और थी, कुछ ऐसा जो उसकी यादों के कोनों में कचोट रहा था। तभी उसका ऑफिस फोन बजा। मिस्टर हैरिसन, आपकी मां लाइन 1 पर है। माइकल ने एक धीमा कराह दबाया। जोड़ दीजिए। वो पूरे हफ्ते एवलिन की कॉल्स को टालता रहा था, पर अब और बच नहीं सकता था। माइकल डार्लिंग, एवलिन की शालीन आवाज फोन पर गूंज उठी। तुमसे कई दिनों से बात नहीं हुई। मैं बिजी था मां। जेनसेन मर्जर कोई बहाना नहीं है कि तुम अपने परिवार की उपेक्षा करो। उसने बड़ी सहजता से बात काटी। मैं शुक्रवार को चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोर्ड के लिए डिनर होस्ट कर रही हूं। तुम वहां रहोगे। ये कोई सवाल नहीं था। एवलिन के लिए कभी कोई बात सवाल नहीं होती। मैं अपना कैलेंडर चेक करता हूं, माइकल ने कहा, जानते हुए कि आखिर में उसे जाना ही पड़ेगा। 12 साल से फैमिली बिजनेस संभालने के बावजूद माइकल आज भी अपनी मां की बात मानने को मजबूर हो जाता था, इससे कहीं ज्यादा जितना वो खुद मानना चाहता था। बहुत अच्छा। और इस बार किसी उचित इंसान को साथ लाना। एवलिन की आवाज फोन पर फिर गूंजी। वो पीआर वाली लड़की जो तुम क्रिसमस गाला में लाए थे, कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी थी। माइकल ने थक कर अपनी नाक की पुल को दबाया।
अलविदा, माँ। फोन काटने के बाद वह अपनी लेदर चेयर पर पीछे झुक गया और सैन डिएगो की स्काईलाइन की ओर देखने लगा। कभी कभी उसे खुद की जिंदगी अजनबी सी लगती थी। अनगिनत मीटिंग्स, चैरिटी गालाज, ऐसे रिश्ते जो असली से ज्यादा बिजनेस डील जैसे लगते थे। क्या उसने कभी सच में यह सब चाहा था? एक जमाना था, सालों पहले, जब उसने कुछ अलग, कुछ सच्चा सपना देखा था। एक याद झिलमिलाई, किसी लड़की की हंसी, समंदर की लहरें और सितारों के नीचे किए गए वादे। लेकिन हमेशा की तरह वो याद उसके पकड़ने से पहले ही फिसल गई। माइकल ने सिर झटका और अपना कोट उठाया। उसे कॉफी चाहिए थी, और शायद शायद फिर से एक बार उन जानी पहचानी आंखों की झलक। अंड्रिया लगभग कॉफी पॉट गिरा ही देती जब उसने माइकल को कैफे में तीसरे दिन लगातार प्रवेश करते देखा। अब ये एक आदत सी बनती जा रही थी और हर दिन उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। तुम्हारा फेवरेट कस्टमर फिर आ गया, डेनिस ने फुसफुसाकर कहा, कॉर्नर टेबल की ओर इशारा करते हुए जहां माइकल आराम से बैठ रहा था। वो मेरा कोई फेवरेट वेवरेट नहीं है, अंड्रिया ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। तो फिर कल जब तुम ब्रेक पर थीं, तो उसने खास तौर पर तुम्हारे बारे में ही पूछा था। बस बता रही हूं, डेनिस ने धीरे से जोड़ा। अंड्रिया का पेट कस गया। क्या चाहता था वो? सिर्फ कॉफी, डेनिस ने कंधे उचका दिए। लेकिन जब मैंने बताया कि तुम उपलब्ध नहीं हो, तो वो थोड़ा निराश सा लगा। डेनिस ने शरारती अंदाज में भौहें उठाई। डेनिस, मत शुरू कर, अंड्रिया ने चेतावनी दी। ये उस तरह की बात नहीं है, अगर तुम कहती हो, डेनिस ने शक भरे अंदाज में कहा। लेकिन अमीर और हैंडसम लोग यूं ही बार बार हमारी औसत सी कॉफी पीने नहीं आते। अंड्रिया ने गहरी सांस ली और अपनी एप्रन सीधी की। मैं संभाल लूंगी। जैसे ही वह माइकल की टेबल की ओर बढ़ी, उसने खुद को उस भावनाओं की बांट के लिए तैयार किया जो उसकी मौजूदगी से उमड़ पड़ती थी। गुस्सा, चोट और कुछ और जिसे वो मानने से इनकार करती थी। यूजुअल, उसने स्वर को जितना हो सके तटस्थ रखते हुए पूछा। माइकल ने लैपटॉप से नजरें उठाईं और मुस्कुराया। वही मुस्कान जिसने कभी उसके 18 साल के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। हाँ, प्लीज, और अगर तुम कुछ खाने की सिफारिश कर सको तो अच्छा रहेगा। 20 मिनट में मेरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। टर्की क्लब सैंडविच यहां काफी पॉपुलर है, अंड्रिया ने सहजता से कहा। परफेक्ट। माइकल ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अंड्रिया, है ना? तुम्हारा नेम टैग कल ढका हुआ था। माइकल की आवाज में वर्षों बाद अपना नाम सुनकर अंड्रिया की रीढ़ में एक अनचाहा सिहरन दौड़ गई। हाँ, सही कहा, मैं माइकल हूं। मुझे पता है, अंड्रिया ने जवाब दिया, फिर जल्दी से जोड़ा। तुम्हारा नाम क्रेडिट कार्ड की रसीदों पर होता है। माइकल हंस पड़ा। थोड़ा फेमस नाम होने का प्रोफेशनल नुकसान है, लोग या तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं या कुछ भी नहीं। अंड्रिया ने एक तीखा जवाब जुबान पर आते आते रोक लिया। काश उसे पता चलता कि वो कितनी कुछ जानती है और वो खुद कितना नहीं जानता। मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आती हूं, उसने कहा और मुड़ने लगी। रुको, माइकल ने कहा, जिससे वह कुछ पल को थमी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले मिल चुके हैं। अंड्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका एक हिस्सा सब कुछ बता देना चाहता था, देखना चाहता था कैसे पहचान और हैरानी उसके बिल्कुल परफेक्ट और शांत चेहरे पर छा जाए। पर उसका दूसरा हिस्सा, वो मां जो सब कुछ छोड़कर जिंदगी को नए सिरे से बनाया था, चुप रही। बस मेरा चेहरा ही ऐसा है, उसने कंधे उचकाकर कहा। मैं तुम्हारी कॉफी लाती हूं। शहर के दूसरे छोर पर प्रशांत महासागर की ओर देखती हुई हैरिसन हवेली में एवलिन हैरिसन ने फोन रखा और संतुष्टि से मुस्कुराई। चैरिटी गाला की तैयारियां अच्छे से चल रही थीं। हैरिसन परिवार की उदारता दिखाने का एक और मौका, साथ ही मूल्यवान बिजनेस कनेक्शंस बनाने का। उसी वक्त उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मिसेस हैरिसन, आपने जो जेनसन मर्जर की जानकारी मांगी थी, वो ये रही। शुक्रिया, क्लेयर। एवलिन ने फोल्डर लिया और उसे सरसरी नजर से देखा। क्या आज माइकल से कोई खबर है? वो सुबह से मीटिंग्स में हैं, क्लेयर ने जवाब दिया।
लेकिन उनके असिस्टेंट ने 4 सीजन्स में डिनर के लिए बोर्ड मेंबर्स के साथ टेबल रिजर्व करने का मैसेज छोड़ा था। एवलिन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कम से कम उसका बेटा अपनी जिम्मेदारियों का ये हिस्सा तो निभा रहा था। कभी कभी एवलिन को माइकल की चिंता होती थी। उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक असंतोष, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। उस लड़के के पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा, अच्छा लुक, फिर भी कुछ कमी थी। और मिसेस हैरिसन, क्लेयर ने थोड़ा हिचकते हुए जोड़ा, फैमिली आर्काइव्स को लेकर फिर से एक अनुरोध आया है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो सैन डिएगो के बिजनेस डायनास्टियों पर रिसर्च कर रहा है। एवलिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उस अनुरोध को अस्वीकार कर दो। हैरिसन आर्काइव्स निजी रहते हैं। क्लेयर के जाते ही एवलिन अपने ऑफिस के कोने में रखी पुरानी एंटीक सेक्रेटरी डेस्क की ओर बढ़ी। निपुणता से उसने निचली दराज को खोला और उसमें से एक छोटी चमड़े की डायरी निकाली, उसके 12 साल पुराने दिनों की। वह बहुत कम ही उन पन्नों को दोबारा देखती थी, पर माइकल की हाल की उलझन ने उसे परेशान किया था। उसने पन्ने पलटे, जब तक उसे वह तारीख नहीं मिली जो वह ढूंढ रही थी। 18 जुलाई 2013। आखिरकार एंड्रिया की समस्या हल कर दी। लड़की ने पैसे ले लिए और गायब हो जाने का वादा किया। माइकल को उस बच्चे के बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए। हैरिसन वंश को किसी वेट्रेस के नाजायज बच्चे से कलंकित नहीं किया जा सकता। यह माइकल की भलाई के लिए ही था। एवलिन ने डायरी को झटके से बंद कर दिया। उसने जो भी किया था, अपने बेटे और परिवार की इज्जत की रक्षा के लिए किया था। कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। उसी समय उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, उसकी असिस्टेंट की ओर से। मिस्टर हैरिसन, इस हफ्ते कई बार ला होया कि कैफे ल्यूमिनोसो में गए हैं। जेंसन मीटिंग को भी उन्होंने कल वहीं शिफ्ट करवा लिया है। एवलिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैफे ल्यूमिनोसो? यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और जल्दी से कैफे स्टाफ डायरेक्टरी सर्च की। जब एंड्रिया सिमंस की एम्प्लॉय प्रोफाइल स्क्रीन पर आई, एवलिन का खून जम गया। नामुमकिन? उसने बुदबुदाते हुए स्क्रीन पर घूरा। वही चेहरा, अब जरूर बड़ा हो गया था, लेकिन पहचानना मुश्किल नहीं था। वही लड़की जिसने हरिसन परिवार की नींव को हिलाने की धमकी दी थी, जिसे हमेशा के लिए गायब करने के लिए एवलिन ने पैसे दिए थे। वो लौट आई थी और माइकल उसी की ओर खींचता चला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर लियाम तस्वीर से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसने उसे साइंस की किताब में सावधानी से छिपा रखा था और गणित के सवालों और इतिहास के असाइनमेंट्स के बीच बार बार उसे झांक कर देखता रहा। माइकल, अब उसके पिता का एक नाम था, एक चेहरा, उसका अपना चेहरा। शारीरिक समानता इतनी साफ थी कि इनकार करना नामुमकिन था। लंच टाइम में लियाम हमेशा की तरह खिड़की के पास वाली टेबल पर अकेला बैठा था। तस्वीर उसकी ट्रे के नीचे छुपी हुई थी। उसी वक्त उसका सबसे अच्छा दोस्त जेक उसके सामने बेंच पर आकर बैठ गया। आज तेरे साथ क्या चल रहा है? जेक ने पूछा और लियाम के सेब के टुकड़ों में से एक चुरा लिया। तू एकदम अजीब और चुप है आज। लियाम थोड़ी देर झिझका, फिर धीरे से तस्वीर जेक की ओर सरका दी। ये मुझे मेरी मम्मी की चीजों में मिली, उसने धीरे से कहा। जेक की आंखें चौड़ी हो गईं। ड्यूड, क्या ये तेरे डैड हैं? मुझे लगता है, लियाम फुसफुसाया। फौरन फोटो वापस ले ली जब एक टीचर पास से गुजरा। उनका नाम माइकल है। तूने गूगल किया? जेक ने पूछा। लियाम ने सिर हिलाया। सिर्फ माइकल, पूरा नाम नहीं पता। तो फोटो कहां ली गई थी? कुछ और सुराग? बस पीछे लाहोया लिखा है। लियाम ने लंबी सांस ली। और अगर मेरी मम्मी को पता चला कि मैं ये सब कर रहा हूं, तो वो मुझे मार ही डालेगी। जेक ने मेज के नीचे से अपना फोन निकाला। चल ट्राई करते हैं। माइकल लाहोया, बिजनेसमैन। तुम्हारी मम्मी की उम्र के आसपास का ही होगा शायद। लियाम झुककर स्क्रीन देखने लगा। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला। फिर जेक ने इमेज सर्च लगाया और वहीं एक तस्वीर में, पिछले साल के एक चैरिटी इवेंट की फोटो में, वो चेहरा दिखाई दिया, जिसे लियाम ने तुरंत पहचान लिया। वो यही है।
लियाम ने सांस रोकते हुए कहा और फोन पकड़ लिया। माइकल हैरिसन, जैक ने सीटी बजाई। ड्यूड, हैरिसन तो बहुत अमीर हैं, मतलब सुपर रिच। शहर का आधा हिस्सा उन्हीं का है। लियाम स्क्रीन को अविश्वास से देखता रहा। फोटो के नीचे लिखा था, टेक मोगुल माइकल हैरिसन ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल को सालाना बेनिफिट गाला में $5 मिलियन का डोनेशन देने की घोषणा की। एक और इवेंट आने वाला है। जेक ने एक न्यूज आर्टिकल की ओर इशारा किया। हैरिसन फाउंडेशन स्प्रिंग बेनिफिट एजुकेशन के लिए, इस शुक्रवार बेसाइड कन्वेंशन सेंटर में। लियाम के दिमाग में संभावनाएं दौड़ने लगी। अगर वह किसी तरह उस इवेंट तक पहुंच सके, उसे असल में देख सके। मुझे वहां जाना ही है, उसने तय कर लिया। क्या तू पागल हो गया है? जेक ने उसे देखा, जैसे उसके सिर पर दूसरा सिर निकल आया हो। वो तो कोई हाई फाई अमीरों वाला टिकट इवेंट होगा। मैं कुछ न कुछ तरीका ढूंढ लूंगा, लियाम ने जिद भरी आवाज में कहा। एक प्लान उसके दिमाग में बनना शुरू हो चुका था। माइकल कैफे ल्यूमिनोसो पहुंचा, जेनसेन टेक्नोलॉजीज के 2 एग्जीक्यूटिव्स के साथ। उसने इस कैफे को मीटिंग के लिए आधा इसलिए चुना क्योंकि यहां की कॉफी बेहतरीन थी, लेकिन असली वजह थी वो वेट्रेस, जिसकी आंखें अब भी उसे बेचैन करती थीं। मिस्टर हैरिसन, कैफे का मालिक, एक खुशमिजाज इटालियन व्यक्ति जिसका नाम एंटोनियो था, ने उसे व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। आपकी पसंदीदा टेबल तैयार है। माइकल ने सराहना भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रेगुलर कस्टमर होने के भी अपने फायदे थे। बैठने के बाद माइकल ने पूरे कैफे में एंड्रिया को ढूंढा, और जब वह नजर नहीं आई तो उसे हल्की निराशा हुई। तो हैरिसन, जेनसेन ने कहा, मुझे बताओ कि मैं अपनी कंपनी का भविष्य तुम्हें क्यों सौंपूं? माइकल फिर से बिजनेस मोड में आ गया और विस्तार से समझाने लगा कि कैसे जेनसेन की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हैरिसन पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। लेकिन तभी काउंटर के पास कुछ हलचल हुई और माइकल की नजर गई। एंड्रिया आ चुकी थी। वो अपनी ओप्रन बांध रही थी और किसी सहकर्मी की बात पर हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ था जो माइकल की याददाश्त के किसी कोने को खींचने लगा। माफ कीजिए, माइकल ने अपने साथियों से कहा, मैं अभी आता हूं, एक व्यक्ति से बात करनी है। जेनसेन के कुछ कहने से पहले ही माइकल उठ खड़ा हुआ और काउंटर की ओर बढ़ गया। एंड्रिया, उसने कहा। खुद अपनी आवाज में आई जल्दबाजी से चौंक गया। वो पलटी और उसे स्टाफ एरिया की ओर आते देखकर साफ का चौंक गई। मिस्टर हैरिसन, आपकी सर्विस के लिए वेटर तुरंत आएगा। दरअसल मैं आपसे किसी और बात के लिए बात करना चाहता था। माइकल ने अपनी आवाज धीमी की। कैफे के लिए मैं अपनी फाउंडेशन से डोनेशन देना चाहता हूं। रिनोवेशन, नया इक्विपमेंट, जो भी जरूरत हो। एंड्रिया का चेहरा हैरानी से संदेह में बदल गया। क्यों? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट? हमारा यही काम है, माइकल ने कहा और एक बिजनेस कार्ड उसकी ओर बढ़ाया। हैरिसन फाउंडेशन का स्प्रिंग बेनिफिट इसी शुक्रवार है। हम लोकल बिजनेस और एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। आप आना, अपने परिवार के साथ। एंड्रिया कार्ड को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे काट खाएगा। मैं शुक्रवार की रात शिफ्ट में होती हूं। मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूं, माइकल ने ऑफर किया। वो जरूर आपको इस इवेंट के लिए छुट्टी दे देगा। मिस्टर हैरिसन, एंड्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा भाव था जो माइकल समझ नहीं पाया। आपका ऑफर सराहनीय है, लेकिन मुझे आपकी चैरिटी की जरूरत नहीं है। यह चैरिटी नहीं है, माइकल ने जोर देकर कहा। उसके भीतर अचानक एक अजीब सी बेताबी जाग उठी थी एंड्रिया से जुड़ने की। ये मौका है इस कैफे के लिए, मेरे लिए। किस लिए? एंड्रिया ने उसकी बात काट दी। अब उसकी सहनशीलता टूट रही थी। आप यहां सच में क्यों हैं, माइकल? क्यों ये कैफे? क्यों मैं? उसने माइकल का पहला नाम लिया। उसकी आंखों में जो तीव्रता थी, उसने माइकल के भीतर कुछ गहरा छू लिया। मुझे नहीं पता, माइकल ने कबूल किया। बस ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें जानना चाहिए। माइकल कैफे ल्यूमिनोसो पहुंचा, जेनसेन टेक्नोलॉजीज के 2 एग्जीक्यूटिव्स के साथ। उसने इस कैफे को मीटिंग के लिए आधा इसलिए चुना क्योंकि यहां की कॉफी बेहतरीन थी, लेकिन असली वजह थी
वो वेट्रेस जिसकी आंखें अब भी उसे बेचैन करती थीं। मिस्टर हैरिसन, कैफे का मालिक, एक खुशमिजाज इटालियन व्यक्ति जिसका नाम एंटोनियो था, ने उसे व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। आपकी पसंदीदा टेबल तैयार है। माइकल ने सराहना भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रेगुलर कस्टमर होने के भी अपने फायदे थे। बैठने के बाद माइकल ने पूरे कैफे में एंड्रिया को ढूंढा और जब वह नजर नहीं आई तो उसे हल्की निराशा हुई। तो हैरिसन, जेनसन ने कहा, मुझे बताओ कि मैं अपनी कंपनी का भविष्य तुम्हें क्यों सौंपूं? माइकल फिर से बिजनेस मोड में आ गया और विस्तार से समझाने लगा कि कैसे जेनसन की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हैरिसन पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। लेकिन तभी काउंटर के पास कुछ हलचल हुई और माइकल की नजर गई। एंड्रिया आ चुकी थी। वो अपनी एप्रन बांध रही थी और किसी सहकर्मी की बात पर हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ था जो माइकल की याददाश्त के किसी कोने को खींचने लगा। माफ कीजिए, माइकल ने अपने साथियों से कहा, मैं अभी आता हूं, एक व्यक्ति से बात करनी है। जेनसन के कुछ कहने से पहले ही माइकल उठ खड़ा हुआ और काउंटर की ओर बढ़ गया। एंड्रिया, उसने कहा, खुद अपनी आवाज में आई जल्दबाजी से चौंक गया। वो पलटी और उसे स्टाफ एरिया की ओर आते देखकर साफ चौंक गई। मिस्टर हैरिसन, आपकी सर्विस के लिए वेटर तुरंत आएगा। दरअसल मैं आपसे किसी और बात के लिए बात करना चाहता था। माइकल ने अपनी आवाज धीमी की। कैफे के लिए मैं अपनी फाउंडेशन से डोनेशन देना चाहता हूं। रिनोवेशन, नया इक्विपमेंट, जो भी जरूरत हो। एंड्रिया का चेहरा हैरानी से संदेह में बदल गया। क्यों? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट? हमारा यही काम है, माइकल ने कहा और एक बिजनेस कार्ड उसकी ओर बढ़ाया। हैरिसन फाउंडेशन का स्प्रिंग बेनिफिट इसी शुक्रवार है। हम लोकल बिजनेस और एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। आप आना, अपने परिवार के साथ। एंड्रिया कार्ड को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे काट खाएगा। मैं शुक्रवार की रात शिफ्ट में होती हूं। मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूं, माइकल ने ऑफर किया। वो जरूर आपको इस इवेंट के लिए छुट्टी दे देगा। मिस्टर हैरिसन, एंड्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा भाव था जो माइकल समझ नहीं पाया। आपका ऑफर सराहनीय है, लेकिन मुझे आपकी चैरिटी की जरूरत नहीं है। यह चैरिटी नहीं है, माइकल ने जोर देकर कहा। उसके भीतर अचानक एक अजीब सी बेताबी जाग उठी थी। एंड्रिया से जुड़ने की। यह मौका है इस कैफे के लिए। मेरे लिए? किस लिए? एंड्रिया ने उसकी बात काट दी। अब उसकी सहनशीलता टूट रही थी। आप यहां सच में क्यों हैं, माइकल? क्यों ये कैफे? क्यों मैं? उसने माइकल का पहला नाम लिया। उसकी आंखों में जो तीव्रता थी, उसने माइकल के भीतर कुछ गहरा छू लिया। मुझे नहीं पता, माइकल ने कबूल किया। बस ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें जानना चाहिए। एक पल के लिए एंड्रिया के चेहरे पर कुछ नर्म, कुछ असुरक्षित सा उभरा, लेकिन उसी तेजी से उसने खुद को फिर से संभाल लिया। तुम नहीं जानते मुझे, उसने सख्ती से कहा और माइकल के हाथ में दिया हुआ बिजनेस कार्ड वापस थमा दिया। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। शिफ्ट के बाद एंड्रिया पैदल ही घर लौटी, मन में उथल पुथल। माइकल का उसकी जिंदगी में फिर से यूं आना मानो कायनात का कोई क्रूर मजाक लग रहा था। 12 साल की चुप्पी, और अब वो मानो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। डोनेशन ऑफर कर रहा था, निमंत्रण दे रहा था, और उसे उस अजीब सी पहचान से देख रहा था जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और पुकारा, लियाम, मैं आ गई। कोई जवाब नहीं। वो उसे उसके कमरे में मिला, डेस्क पर झुका हुआ, और जैसे ही एंड्रिया अंदर आई, उसने जल्दी से कुछ कागज अपनी टेक्स्ट बुक के नीचे छुपा दिए। क्या कर रहे हो? एंड्रिया ने सामान्य आवाज में पूछा। बस साइंस फेयर प्रोजेक्ट, लियाम ने जवाब दिया, लेकिन आंखें मां की आंखों से नहीं मिली। एंड्रिया अपने बेटे को इतना तो जानती थी कि पहचान सके। वो कुछ छुपा रहा था, लेकिन वो खुद इतनी थकी हुई थी कि इस बात को ज्यादा नहीं कुरेदा। होमवर्क पूरा हुआ? लगभग, लियाम ने झिझकते हुए कहा। फिर पूछा, मां,
क्या मैं शुक्रवार रात को जैक के घर जा सकता हूँ? उसके पापा को किसी टेक्नोलॉजी इवेंट के टिकट मिले हैं, कन्वेंशन सेंटर में, और जैक ने मुझे भी बुलाया है। किस तरह का टेक इवेंट? एंड्रिया ने शक भरे लहजे में पूछा। बस कोई इनोवेशन शोकेस टाइप चीज है। जैक के डैड कह रहे थे कि ये एजुकेशनल होगा। लियाम ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे ये कोई सामान्य सी बात हो। कहा जा रहा है कि वहां कुछ कॉलेज स्काउट्स भी होंगे जो स्कॉलरशिप के उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं। एंड्रिया थोड़ी डगमगाई। लियाम शायद ही कभी वीकेंड्स पर बाहर जाने की जिद करता था। उसे आमतौर पर घर पर प्रोजेक्ट्स या वीडियो गेम्स में रहना पसंद था, और सच कहें तो स्कॉलरशिप का जिक्र सुनकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो, उसने आखिरकार मानते हुए कहा। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम 10 बजे तक घर लौट आओ, और जैक के डैड का फोन नंबर मुझे दो। लियाम का चेहरा खिल उठा। थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, एंड्रिया की नजर लियाम की टेक्स्ट बुक के नीचे से झांकती एक फोटो के कोने पर पड़ी। उसका पेट एकदम सख्त हो गया जब उसने उस बीच की तस्वीर को पहचान लिया। वही तस्वीर जो वो सालों से अपनी मेमोरी बॉक्स में छुपा कर रखती थी। लियाम, उसने धीरे से कहा, ये क्या है? उसका बेटा जैसे जम गया, चेहरे पर गिल्ट साफ था। मुझे मिल गई थी, उसने धीरे से कबूल किया, जब मैं तुम्हारी अलमारी में बैटरियां ढूंढ रहा था। क्या ये क्या ये मेरे डैड है? एंड्रिया थकान से उसकी बेड के कोने पर बैठ गई। तुम मेरी चीजों में ताक झांक कर रहे थे। मैं बस जानना चाहता हूं वो कौन है। लियाम की आवाज में हल्का कंपन था। मुझे जानने का हक है। ये शब्द एंड्रिया को अंदर तक चीर गए। वो हमेशा जानती थी कि ये दिन कभी न कभी आएगा जब उसके धुंधले जवाबों से बात नहीं बनेगी। उनका नाम माइकल था, उसने आखिरकार कहा। हम बहुत छोटे थे। माइकल हैरिसन, लियाम बोला। एंड्रिया का सिर एकदम उठा। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने उन्हें गूगल किया, लियाम ने कबूल किया, और मुझे उस बेनिफिट इवेंट के बारे में पता चला जो शुक्रवार को है। वहीं जैक के डैड हमें ले जा रहे हैं। वो असल में कोई टेक इवेंट नहीं है। एंड्रिया के ऊपर ठंडी सिहरन दौड़ गई। बिल्कुल नहीं, लियाम, उसने सख्ती से कहा। तुम उस इवेंट में नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं? लियाम ने गुस्से और चोट के साथ पूछा। बिल्कुल अपने पिता की तरह। क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलूं? क्या मुझे यह हक नहीं कि मैं जान सकूं वो कैसे इंसान है? तुम नहीं समझते, एंड्रिया ने कहा, अपनी आवाज को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। ये बहुत जटिल है। तो मुझे समझाओ, लियाम चिल्लाया। क्यों नहीं बताती सच्चाई? क्या उन्होंने सच में हमें छोड़ दिया था, या कहानी में कुछ और भी है? एंड्रिया कुछ पल तक कुछ नहीं कह सकी। कहानी में और भी बहुत कुछ है, उसने आखिरकार थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन यह तुम्हें अभी नहीं जानना चाहिए। क्यों नहीं? लियाम की आंखों में आंसू छलकने लगे। मैं अब बच्चा नहीं हूं, मां। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा परिवार कौन है, और मेरा पिता कौन है। एंड्रिया का दिल टूट गया। वो लियाम की भावनाएं समझ सकती थी, पर अतीत के जख्म अब भी ताजा थे। तुम्हारे पिता ने कभी नहीं जाना कि तुम इस दुनिया में आए हो, उसने धीरे से कहा। क्या? लियाम ने चौंक कर पूछा। मैंने उसे बताया ही नहीं। एंड्रिया की आंखों में पछतावे की झलक थी। हम सिर्फ कुछ महीनों के लिए साथ थे, और जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उसके परिवार ने पैसे देकर मुझे चुप करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं गायब हो जाऊं, और मैंने वैसा ही किया। तो उसने कभी नहीं जाना, लियाम फुसफुसाया। एंड्रिया ने सिर हिलाया। नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या तुम अब भी उसे देखने जाओगी? लियाम ने धीरे से पूछा। नहीं, एंड्रिया ने साफ कहा। वो एक और दुनिया का हिस्सा है, लियाम। हम उसके बिना भी ठीक हैं। पर शायद वो जानना चाहे, लियाम ने फुसफुसाकर कहा, कि उसका बेटा है। एंड्रिया उसकी तरफ देखती रही। अब उसमें वही दृढ़ता थी जो कभी माइकल की आंखों में झलकती थी। उसने गहरी सांस ली। शुक्रवार को तुम कहीं नहीं जा रहे, उसने सख्ती से कहा। यह अंतिम बात है।
लियाम कुछ कहे बिना सिर झुकाकर बैठा रहा, पर उसके मन में एक और ही योजना बन रही थी। अंतिर तो मुझे याद हो, एवलिन ने ठंडी आवाज में कहा, काउंटर की ओर बढ़ते हुए। कितना सुविधाजनक। एंड्रिया की मुद्रा सख्त हो गई। आज आपके लिए क्या ला सकती हूं? चलो ये नाटक बंद करें, ठीक है? एवलिन ने अपनी आवाज नीची रखी। मुस्कान चेहरे पर वैसे ही जमी रही, जो कोई देख रहा हो उसके लिए एक आदर्श अभिनय। मुझे लगा था कि हमारी डील स्पष्ट थी। तुम्हें मेरे बेटे से हमेशा के लिए दूर रहना था। मैंने उसे खोजा नहीं, एंड्रिया ने जवाब दिया। उसकी उंगलियां काउंटर पर जकड़ी हुई थीं। वो यहां आया और तुम संयोग से उसी कैफे में काम कर रही हो जहां वो अक्सर आता है। एवलिन ने एक करीने से संवरी हुई भौं उठाई। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं यहां 5 साल से काम कर रही हूं। आपके बेटे ने तो सिर्फ पिछले हफ्ते आना शुरू किया है। एवलिन ने एंड्रिया के चेहरे को गौर से देखा, झूठ की तलाश में, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने रणनीति बदली। तुम क्या चाहती हो? और पैसे? बस यही बात है। एंड्रिया की आंखों में गुस्से की चिंगारी चमकी। मैंने कभी आपके पैसे नहीं चाहे थे। फिर भी तुमने चेक बनाया, एवलिन ने कहा। जीने के लिए, एंड्रिया फुफकारते हुए बोली। अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए, आपके पोते को, जिससे आपने माइकल को अनजान रखा। एवलिन ने एक तिरस्कार भरा हाथ हिलाया। पुरानी बातें हैं वो। अब मायने रखता है माइकल का भविष्य, जेंसन मर्जर, कंपनी में उसकी स्थिति। ये सब एक जवानी की गलती की वजह से खतरे में नहीं पड़ सकते। आप उसे अपनी गलती कह रही हैं? अपने पोते को? एंड्रिया की आवाज गुस्से से कांपने लगी। मैं बात को सरल बनाती हूं, एवलिन ने कहा, एक लिफाफा काउंटर पर सरकाते हुए। इसके अंदर है $2.5 लाख का चेक और न्यूयॉर्क की एक तरफा टिकटें। सैन डिएगो छोड़ दो और इस बार हमेशा के लिए गायब हो जाओ। एंड्रिया लिफाफे को बिना छुए घूरती रही। और अगर मैंने मना कर दिया? एवलिन की मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी हो गई। एंड्रिया डियर, तुम एक सिंगल मदर हो जिनका काम का रिकॉर्ड संदेहास्पद है और हर महीने की तनख्वाह से गुजारा करती हो। मैं एक हैरिसन हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए कस्टडी की लड़ाई, नौकरी में रुकावट या घर की मुश्किलें खड़ी कर सकती हूं। बताओ, किसकी जीत होगी? क्या आप मुझे धमका रही हैं? मैं तुम्हें एक उदार मौका दे रही हूं। सोच समझकर फैसला लेना। एवलिन मुड़ने ही वाली थी कि एक पल रुकी। और हाँ एंड्रिया, अगर माइकल को उस लड़के के बारे में पता चला तो मुझे पता होगा कि दोष किसका है। इस बार कोई दूसरा चेक नहीं होगा। स्कूल की लाइब्रेरी में लियाम अपने फोन पर माइकल हैरिसन से जुड़ी हर खबर पढ़ रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन आया। एक ईमेल। भेजने वाला माइकल। उसका पिता। भाग 1 समाप्त। कल भाग 2 के लिए जुड़े रहें, जहां लियाम सैकड़ों लोगों और मीडिया के सामने मंच पर खड़े होकर माइकल हैरिसन के बगल में खड़े होते हुए यह घोषणा करता है कि वही उसके पिता हैं। और इस खुलासे से माइकल स्तब्ध रह जाते हैं। मिलते हैं कल। तैयार रहिए भाग 2 के धमाकेदार खुलासे के लिए।